अगली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर आपको बता दें कि उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में होना है राज्यसभा उपचुनाव। मध्य प्रदेश की एक सीट पर होना है उपचुनाव। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। वहीं आपको बता दें कि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 26 अगस्त है। उपचुनाव की मतदान 3 सितंबर को होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होना है मतदान। 3 सितंबर को ही होगा परिणाम घोषित। बड़ी खबर भोपाल से बता रहे, जहां पर आज से शुरू होगा उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में होना है राज्यसभा उपचुनाव। मध्य प्रदेश की एक सीट पर होना है उपचुनाव। आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। वहीं बता दें कि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 26 अगस्त है। उपचुनाव की मतदान 3 सितंबर को होगा और यह सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भोपाल से लाइव सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, आज से शुरू होगा उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया और मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में राज्यसभा उपचुनाव होना है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। जो राज्यसभा के उपचुनाव है, जहां पर लोकसभा के दौरान जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत हासिल की है और वो सीट अब खाली होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गुना सीट खाली हुई है, जहां से लोकसभा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो गुना से लोकसभा सांसद बन चुके हैं। चूंकि अब मंत्री है, ऐसे में वो सीट खाली हो गई, जिसके लिए उपचुनाव होने हैं और उसका नामांकन आज से भरने की डेट शुरू हो जाएगी। आखिरी तारीख 21 अगस्त रहेगी और 22 अगस्त को इन पर जांच होगी। उसके बाद फिर देखिए 3 अगस्त को इसमें परिणाम आएंगे और 3 अगस्त को ही मतदान होने, यानी आज से ये प्रक्रिया शुरू होगी और ये 3 सितंबर तक, अगस्त यानी सितंबर तक ये चलेगी। 3 सितंबर को चुनाव होंगे और 3 सितंबर को ही परिणाम आ जाएंगे। मध्य प्रदेश समेत ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर ऐसी सीटें खाली हुई हैं लोकसभा चुनाव के चलते और राज्यसभा में उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में सभी जो पार्टियां अपने अपने तरफ स्तर से अपनी अपने प्रत्याशियों को घोषित करने में लग जाएंगी। 14 अगस्त आज से शुरुआत होगी नामांकन डेट की और जब मतदान होगा सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान 3 सितंबर को होगा और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल हो, जहां पर जिनकी बहुमत है राज्यसभा के लिए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज से जो है नामांकन भरने की फॉर्म की डेट शुरू हो जाएगी। जी, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है और क्लीन स्वीप किया, तो अभी जो गुना की सीट है सिंधिया जी की खाली हुई राज्यसभा जो सीट है, तो इस बार भी हो सकता है कि भाजपा भी इस सीट पर अपना कदम जमाए। देखिए भाजपा के लिए कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में उनके पास अच्छा दल और मतलब उनके पास विधानसभा विधायक भी हैं और सांसद भी हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में जो एक आंकड़ा चाहिए होता है राज्यसभा सांसद के लिए, वो बीजेपी के पास है। अब बीजेपी को ये सोचना है कि किसको वहां पर उतारना है। केपी यादव चूंकि पिछली बार लोकसभा सांसद थे और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी, यानी जब बीजेपी से दोबारा से जब चुनाव हुआ है अभी 2024 में लोकसभा का, तो चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, तो ऐसे में केपी यादव को वहां पर जगह नहीं मिली थी, जिसके चलते अब माना ये जा रहा है कि हो सकता है केपी यादव को राज्यसभा में भेजा जाए, चूंकि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उनको नहीं दिया गया था मौका। ऐसे में 2-3 प्रयास और लगाए जा रहे हैं कि चाहे केपी यादव को भी मौका मिल सकता है, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में उनका भी नाम बाजारों में गर्म है। इसके साथ साथ ही कई ऐसे और भी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के जो इस रेस में है। हालांकि कांग्रेस हमेशा से तंज कसती आई है। कांग्रेस का कहना है किसी खिलाड़ी को उतारना चाहिए या किसी यादव परिवार को ही उतारना चाहिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक यादव परिवार ने ही हराया था, केपी यादव ने हराया था। तो साफ तौर पर कांग्रेस का भी तंज है और इसके साथ साथ ही देखिए लगातार बीजेपी प्रयास कर रही है कि सामंजस्य बैठाते हुए क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बैठाते हुए किया जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ओबीसी खेमे से आते हैं।
मतलब पिछड़ा वर्ग खेमे से आते हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ओबीसी का खेमा यहाँ पर प्रतिनिधित्व में है, तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर दूसरे वर्गों को भी मौका मिल सकता है। तो अब जी देखते हैं सत्यम, जैसे कि देखा जा बीजेपी सकता किस है, तरह ज्यादातर क्षेत्रीय देखा जाति या जाता है समीकरण कि बैठाकर आगे बढ़ाती है। जी सत्यम, जैसे ज्यादातर देखा जाता है कि जो भाजपा है वो जो कार्यकर्ता वहां पर जो बूथ स्तर से जुड़े थे उनमें से किसी को भी वह खड़ा कर देती है चुनाव के अंदर। देखिए बीजेपी में निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है कि कोई भी मतलब कार्यकर्ता हर जो लंबे किसी समय को से मौका जुड़ा मिलता रहता है है। या हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी का प्रणाली है कि वो किसी को भी कार्यकर्ता को अगर लंबे समय से उनसे जुड़ा हुआ है तो उनको मौका देती है। बीजेपी की अच्छी बात है ये। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाए गए तीनों राज्यों में, वो इसके एक तरह से उदाहरण ही है कि बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है। और इसका पता बीजेपी के लोग या बीजेपी के संगठन है वो मीडिया तक बहुत ही कम पहुंचने देता है कि किसको वो आगे बढ़ाकर कौन सा नाम आगे आ जाएगा। लेकिन 2024 में जिस तरह से परिणाम आए उसके बाद बीजेपी को जनता ने चौंका दिया। 200-400 का आंकड़ा लेकर चल रही बीजेपी को मात्र 240 सीटों पर ही आप संतोष करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आंकड़े छुपाती है वैसे जनता ने भी आंकड़े उस समय छुपा लिए थे। लेकिन बीजेपी के निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता उन पर नजर रहती है, कौन सा कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से संगठन को आगे बढ़ा रहा है, जो पार्टी है उसको आगे बढ़ा रहा है, उन्हीं को मौका निश्चित तौर पर मिलता है। कांग्रेस बीजेपी की पार्टी में तो निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन अभी कई राज्यसभा में जाने के लिए कई वरिष्ठ नेता भी हैं। यानी कि राज्यसभा का चुनाव, देखिए लोकसभा और चुनाव लड़ना अलग बात होती है, जी लोकसभा विधानसभा का, लेकिन राज्यसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। इनको भी कहीं ना कहीं विधायक चुनते हैं राज्यसभा के चुनाव में, प्रदेश के विधायक होते हैं। एक आंकड़ा माना जाता है, एक आंकड़े के हिसाब से ही चलता है। तो जी हर 2 साल में राज्यसभा के चुनाव निश्चित तौर पर होने ही होते हैं। यानी हर 2 साल में जो 6 साल की सीट होती है तो कहीं ना कहीं की खाली होती है, तो 2 साल की सीट अभी खाली होगी। अब 2 साल बाद जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह है उनकी सीट खाली हो जाएगी और सीटें भी खाली हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात में तो अन्य राज्यों में भी यही सिलसिला चलता रहता है। तो जो 2 साल के अंतराल बाद सीट खाली होती है उसमें हर बार राज्यसभा का चुनाव होता है। और राज्यसभा का चुनाव विधानसभा में विधायक आपके पास कितने हैं उसके आंकड़ों के आधार पर ही होता है, क्योंकि एक निश्चित विधायकों का आंकड़ा रहता है जो विधायक जिसकी तरफ जाता है। हालांकि कभी कभी क्रॉस वोटिंग भी होती है, तो उस क्रॉस जी वोटिंग का फायदा बीजेपी पहले भी उठाई है, हो सकता है इस बार भी। लेकिन क्रॉस वोटिंग करने की इस बार तो जरूरत ही नहीं। इस बार जो बीजेपी खेमे से ही जीत होनी है ये तो तय है, लेकिन किसकी जीत, किसको चुनावी मैदान में उतारेंगे, किसका नामांकन दाखिल कराते हैं, ये सोचने वाला विषय होता है। तो उसी को लेकर के तमाम कवायद भी चल रही। केपी यादव भी हो सकते हैं नए, जैसा आप बोल रही हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को मौका दिया जा सकता है जो वरिष्ठ नेता हो या जो ऐसा लग रहा हो बीजेपी को जिन्होंने वर्षों तक संगठन और पार्टी की सेवा की है और कभी कुछ दिया नहीं गया, तो ऐसा उनको भी कर सकती है। तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कभी भी कोई भी आदमी खड़ा कर सकती है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से जी और विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाए हैं। जी सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता दें कि आज से उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सहित 9 राज्यों में होना है राज्यसभा उपचुनाव। मध्य प्रदेश में गुना की सीट खाली है, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खाली हुई है। अब उस पर उपचुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख